बस आज से मैं आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सारा चैप्टर वाइज पूरे मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको दो चीज तो पता ही होनी चाहिए। एक तो आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि कितने फेज में आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो मेन चीज होता है, सबसे मेन चीज, वो आपको उस एग्जाम का पेपर का पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न का पूरा पता होना चाहिए कि किस तरीका से अब तक आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ताकि आप उसी तरीका का पेपर का पैटर्न की प्रैक्टिस अपने आने वाले समय के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो आपका मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न लेके आया हूँ, जिससे आप बेसिक आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीका से पेपर का पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आज के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि आपका ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और साथ में आप लोग देख सकते हैं ये आपका 100% ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आज जो हम लोग सारा मैथ का क्वेश्चन करेंगे वो इसी शिफ्ट में पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में मैं वो आपको बता दूं कि इस शिफ्ट में टोटल आपका 34 से लेकर 35 मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले इस चलिए आज का सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा फ्रेंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पास बोलना चाहता हूँ कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि 3x प्लस 0.04x बराबर किसके है, तो 0.608 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पास क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से। तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 0.04 हो जाएगा, ये आपका इक्वल टू 0.608 आ जा रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पर 3.04 आ जाएगा इक्वल टू 0.608, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मेरा 2 जीरो आ गया। यहाँ पास आपका पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो। अब आपका 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा। फिर देखिए अब देखिए 304 है और यहाँ 608 है, तो मेरा कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, 2/10, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2/10 क्या होगा, तो मेरे यहाँ पर जीरो हटाएंगे तो ऊपर मेरा पॉइंट लग जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 यानी 0.2। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपको ट्रायंगल दे दिया गया है, जिसमें आपको क्या बोला है, आपको यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री बना रहा है, तो आपसे पी आर का वैल्यू ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, एक ट्रायंगल दे दिया गया आपको पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला आपका, एंगल पी क्यू आर है जो क्यू से आपका 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो है आपका वो आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको पता चल गया होगा जब 90 डिग्री बनाता है तो क्या होता है आपका, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोल दिया, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर जो आपका बेस है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है, 8 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा क्या है, ये वाला निकालने बोला है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है आपका, यानी आपका पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू कितना है आपका, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस क्यू आर कितना है, तो आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका 100। तो पी आर कितना आ गया, पी आर स्क्वायर तो 100 आ गया। तो मेरा पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर है, तो यानी पी आर का वैल्यू मेरा 10 आ गया। तो मेरा ये जो पी आर कितना होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए दो इक्वेशन आपको दे दिया गया है, आपसे बी का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो a प्लस बी इक्वल टू -2 दे दिया है और a माइनस बी आपको क्या बोल दिया, 12 है, ठीक है। तो आपसे b का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, a को काट लेंगे अब b का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, या फिर आप काम कर सकते हैं a को काटेंगे, यहाँ पर b का आपको दिख रहा है कि b कटने का में है प्लस माइनस, तो आप काट सकते हैं, मगर a का वैल्यू आएगा फिर आपको इक्वेशन में डाल के b का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट a को काट लीजिए, डायरेक्ट आप b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए a आपका प्लस में है तो माइनस कर लीजिए साइन कन्वेंशन का रूल से, यहाँ आपका माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये कट गया आपका b कितना हो गया, 2b इक्वल टू कितना हो गया, -2 और -12 कितना हो जाएगा ये आपका, तो -14 हो जाएगा। तो बस 2 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो मेरा b का वैल्यू क्या आ गया, तो b का वैल्यू -7 आ गया, ठीक है। तो मेरा ये आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, सलीकरण है सिंपल सा। यहाँ पर 0.05 गुना 0.4 को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो 5 गुना 4 कितना होगा, तो 20 हो गया। ये आपका पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो इसका पहले ही लगेगा। तो यहाँ पास ये हो जा रहा है। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मगर ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू तभी नहीं होता जब उसके बाद कोई डिजिट ना हो। तो यहाँ पास मेरे जीरो को हटा भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा आंसर क्या होगा 0.02। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि ए 109 कार इतने रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 109 कार का आपको मूल्य कितना दे दिया, इतना रुपया दे दिया, तो आपसे एक कार का मूल्य पूछा है। तो क्या करना है आपको, ये वाला जो पूरा मूल्य है 109 कार का, तो उसको में क्या करना है 109 को भाग दे दीजिए ताकि आपका एक कार का मूल्य निकल जाएगा। तो बस इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर सब 109 को भाग देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 00 लास्ट इसका यूनिट डिजिट दिख रहा है। तो ये आंसर तो कभी भी होगा ही नहीं। तो जो आंसर होगा आपका ए और सी ही होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 4 विभिन्न पृष्ठछन्नों का मध्य 17.5 है। जब एक नया पृष्ठछन्न जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया मध्य कितना होगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका कोई 4 गो नंबर है। सपोज दैट आप मानिए कोई 4 गो नंबर है जिसका आपको मीन दे दिया, मतलब आपका मध्य दे दिया। तो क्या दिया 17.5। आपको कोई बोल रहा है एक नया जब आपका नंबर को जो जोड़ा जा रहा है जिसका मान है 20 है तब उसका मध्य आपसे पूछा गया है। तो सपोज दैट थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कोई 4 आपका नंबर क्या होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये चारों नंबर का योग कितना हो जाएगा, मतलब चारों नंबर का योग कितना होगा जब आपका मीन आपका 17.5 है। तो क्या होगा 17.5 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका योग हो जाएगा क्योंकि इसका मीन था ये आपका 4 नंबर का। तो क्या हो जाएगा 17.5 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 17.5 गुना 2 हो जाता है आपका 35 और 35 गुना 2 तो आपका 70, यानी आपका 4 नंबर का योग होगा 70। अब आपका बोला एक नंबर और जोड़ेंगे जिसका मान है 20 है, यानी आपका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका डी है। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर आपका ई जुड़ जा रहा है आप साथ में जो कि इसका मान है 20। तो आपका कितना हो गया अब, तो ये आपका जोड़ दीजिए तो 7 2 9 हो गया। अब आपका 5 नंबर का योग कितना हो गया 90। आपसे पूछा है उसका मीन कितना होगा, तो बस निकाल लीजिए। तो 5 नंबर को 5 से यानी इसको भाग दे दीजिए। तो क्या आ गया मेरा 18, यानी 18 25 90। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपको डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ डीआई को समझ लेते हैं। पहले क्या बोला आपका, ऊपर में क्या बोला आपका, नीचे दिए गई चार्ट में शाला के छात्र द्वारा बजाए गए वैद्य मंत्रों की प्रदर्शिता किए गया है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई आपका ये नीचे में आपको ये दर्शा रहा है जो कि ये वाला जो है उसमें से आपको छात्रों का संख्या बताया जा रहा है, मतलब प्रतिशत में जो आपका इतने इतने यंत्र बजा रहे हैं। जैसे कि आपको देखेंगे वायलिन 16% छात्र बजा रहे हैं, गिटार 25% छात्र बजा रहे हैं, उसी तरीके से तबला आपका 29% छात्र बजा रहे हैं और वीणा आपका 30% छात्र इसको बजा रहे हैं। ठीक है, ये आपका यंत्र बजा रहे हैं। तो आपका यही डीआई में बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना तो क्लियर होगा। अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, क्या बोला आपका, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण डैश है। तो आपसे पूछा है वायलिन का संबंधित कोण, मतलब वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना बन रहा है। तो देखिए वायलिन पहले है कितना प्रतिशत, तो 16% छात्र आपका वायलिन बजा रहे हैं, तो आपका उसी का कोण पूछा है। तो सबसे पहले तो आप समझिएगा बात को, जो पूरे छात्र जो होंगे वो तो पहले खुद में 100% होंगे और 100% कितना कोण बनाएंगे ये टोटल। तो टोटल आपको पता है 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 360 डिग्री हो गया। अब आपको बताइए 1% का कितना कोण बनेगा, तो 100 को यहाँ से ले जाइए क्योंकि यूनिटरी मेथड से आप कीजिए। 1% कितना हो जाएगा 360 बटा 100 कोण डिग्री बनाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया आपका, तो 18 बटा 5 हो गया, यानी आपका 1% आपका 18 बटा 5 कोण बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आपसे वही तो पूछा है कि वायलिन कितना कोण बनाएगा, तो 1 डिग्री आपका मतलब 1% आपका 18 बटा 5 डिग्री बना रहा है, तो 16% क्या होगा, तो 16 से इसको भाग दे दीजिए दोनों जगह। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ देखिए 5 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3.2 में कट जाएगा। तो यानी आपका 18 गुना 3.2, तो 18 2 36, 3 कैरी 18 ते 54 और 3 57, यानी 57.5
57.6 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपका वायलन वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हम लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि कुल छात्र, देखिए क्या बोला आपका, देखिए यदि कुल छात्र 300 छात्र है, ठीक है, यानी आपका ये वही वाला DI है, बोला 300 छात्र है कुल, तब तबला बजाने वाले और वीणा बजाने वाले के बीच के अंतर क्या है। तो ठीक है, तो आपका क्या बोला है कि अब जो छात्र की संख्या आपको दे दी गई है 300, अब आपसे पूछा क्या है कि जो तबला बजा रहा है और वीणा बजाने वाले का अंतर पूछ रहा है। तो तबला कितने प्रतिशत बजा रहे हैं, तो 29% बजा रहे हैं। और वीणा कितना प्रतिशत बजाया जा रहा है छात्र आपका, तो 30% आपका वीणा बजा रहा है। तो देखिए कितना का अंतर दिख रहा है 30 और 29 में, तो 1 का अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1% का अंतर है। तो सबसे पहले 300 छात्र आपका बजा रहे थे, आपका वो पूरा ये चारों यंत्र, तो वो कितने प्रतिशत थे खुद में, तो 100% थे। तो आपको पता है जब 100% का वैल्यू आपको पता है कि 300 छात्र होते हैं, तो आपको वही तो बताना है कि 1% का अंतर ही तो आपसे पूछा गया था। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा, तो 100 से इसको भाग दे दीजिए। तो यानी आपका 1% में कितने अंतर हो रहे हैं, तो यानी आपका 3 छात्र का अंतर है। तो यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, वही आपका DI है, सेम DI है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला आपका जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितने हैं। ठीक है, तो आपसे अनुपात पूछ रहा है किसका किसका, गिटार बजाने वाला का और वायलिन बजाने वाले का। तो गिटार देखिए कौन बजा रहा है, कितने प्रतिशत मतलब आपका, तो 16% आपका गिटार बजा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका गिटार नहीं है वायलिन है। तो गिटार आपका बजा रहा है 25%, यानी आपका 25 अनुपात किसका पूछा है आपका, वायलिन वाला का। तो वायलिन कितना बजा रहे हैं, 16% बजा रहे हैं आपका। तो यहाँ पास आपका 16 हो गया। तो इसका आंसर आप देखिए क्या बन जाएगा, तो 25/16। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि आपका 25 से 16 तो कटेगा नहीं, तो आंसर मेरा यही बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कोई आपका पुस्तक को जब 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जा रहा है तो वो 40 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको पूछ रहा है वही पुस्तक को जब 8 दिन में आपको खत्म करना है तो कितने प्रतिदिन आपको पेज करके पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पूरा उस पुस्तक का पेज निकालना होगा कि कितने पेज है उस पुस्तक में। तो यहाँ पास आपको पता है कि 7 पेज करके अगर जब पढ़ा जा रहा है 40 दिन तक, तो आपका वो पुस्तक का पेज पूरा पढ़ लिया जा रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 गुना 40, यानी इतना ही पेज है आपका। तो कितना हो जाएगा 7 गुना 40, तो ये आपका हो जाएगा 280। तो यानी मेरा वो पुस्तक में पेज कितने हैं, तो 280 पेज है। अब आपको बोला क्या, यदि 8 दिन में उसको पढ़ना है, तो 8 दिन में पढ़ना है तो प्रतिदिन कितने पेज में मतलब पढ़ेंगे, तो 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 तिया 24 हो गया, 4 8 0 यानी 8 5 40। तो मेरा क्या हो गया 35, यानी 35 पेज वो प्रतिदिन पढ़ेंगे 8 दिन तक, तो उसका पुस्तक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर बन जाएगा 35, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 54 छात्र की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीता है और 28 छात्र चाय पीता है और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो बात को समझिएगा, क्या बोला जा रहा है समझ लीजिएगा। एक कोई कक्षा है, ठीक है, जिसमें आपका 54 छात्र आपका एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आपका 54 छात्र है जिसमें आपका 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या बोला, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ भी जो नहीं पीते उसको तो हटा ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता करना है, मालूम करें कि कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो जो आपका नहीं पीते हैं तो उसको तो सबसे पहले आप हटा ही दीजिए। तो 54 छात्र में आपको 8 छात्र तो पहले हटा ही दीजिए, तो कितना आपका बच जाएंगे फिर आपका, तो ये आपका 46 छात्र बच जाएंगे। तो बस अब 46 छात्र में हम लोग करेंगे, तो 46 छात्र है। अब आपको क्या करना है, 24 छात्र आपका दूध पीते हैं तो 24 छात्र दूध पी रहे हैं। ठीक है, ये आपका 46 छात्र किसके बराबर होंगे, बात को समझिएगा। 24 छात्र आपका ये आपका दूध पीते हैं, 28 छात्र आपका यहाँ पर 28 छात्र चाय पी रहे हैं, तो 28 आपका चाय पी रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ 24 और 28 को आप देखेंगे तो 52 हो जा रहा है। तब आप सोचेंगे कि 46 जन आपका जो लोग थे वो चाय या दूध दोनों पी रहे हैं, यहाँ पास आपको 52 दिख रहा है। तो आपको डायरेक्ट समझ आएगा कि भाई कुछ ऐसे छात्र होंगे ना जो आपका दोनों पी रहे हैं, तो वही तो आपको निकालना है यहाँ पास, क्योंकि ये दोनों में कॉमन होंगे। तो देखिए
24 छात्र आपका दूध पी रहे थे और आपका 28 छात्र आपका चाय पी रहे थे। तो यहाँ पास माइनस किससे करेंगे, जो आपका दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये आपका 52 हो गया, ठीक है। और ये वाला माइनस एक्स आपका वहाँ चल जाएगा और ये आपका 46 यहाँ आ जाएगा। तो 52 में आपका 46 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ये इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 6। यानी मेरा x इक्वल टू 6 आ गया। तो मेरा 6 ऐसे लोग थे जो आपका चाय और दूध दोनों पीते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक बस 1 घंटा में 2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई बस को बात किया जा रहा है, कोई 1 घंटा में बस आपका कितना तय कर रहा है दूरी, तो 12/2/5 मतलब 12×5 = 60 और 2 62, यानी 62/5 आपका किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, 3/4 घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो 1 घंटा में जब आपको इतना तय कर रही है तो आपको 3/4 में बताना है, यानी का 4 2 8, 11/4 मतलब 11/4 घंटा में आपको बताना है कितनी दूरी तय करनी है। तो बस यूनिटरी मेथड से बना लीजिए, दोनों जगह 11/4 से बस गुना कर लीजिए, तो 11/4, ठीक है। यहाँ पास मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका, ये आपका 62 5 गुना 4 2 8 3 11/4, यही आपको हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 2 हो गया, यहाँ आपका 31 हो गया। तो 31 गुना 11 कितना हो जाएगा आपका, 1, यहाँ पर 1 4, ये आपका 341/10 हो गया। तो बस एक का 0 यहाँ लग जाएगा, यानी आपका क्या हो गया आपका 34.1, यानी आपका 34.1 किलोमीटर ही चलेगा आपका 3/4 घंटा में, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। यूनिटरी मेथड से इसको इजीली बना सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या बोला है, आपका 26 छात्र की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, 5 छात्र के पास तोते हैं। यदि 4 छात्र के पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं तथा 1 छात्र के पास कुत्ता तोता दोनों है तथा 3 के पास तोता बिल्ली दोनों है तथा ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास ये तीनों हो, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए सिंपल सेम आपका वही क्वेश्चन पूछा गया और उसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा, फिर से वही क्वेश्चन है उसी टाइप का कि 26 छात्र है उस कक्षा में जिसके पास आपका 3 तरीका का जानवर है, जिसमें आपका बिल्ली है, तोता है और आपका एक कुत्ता जानवर है, ठीक है। तब आपको क्या बोला जा रहा है, बात को उसी तरीके से हम लोग भी सॉल्व करेंगे यहाँ पास। तो 26 छात्र है, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला है, बात को समझिएगा, कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आपसे यही पूछा है कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए बात को समझिएगा, हमको यही निकालना है कि कितने लोग हैं जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो सबसे पहले तो 26 छात्र है, 26 छात्र में मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि x ऐसे छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक काम कीजिए, 26 छात्र में मैं x को माइनस कर लूँगा। तो अब जो मैं 26 छात्र में जब मैं x को माइनस कर लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो वही लोग आएंगे जिनके पास कुछ ना कुछ जानवर है। बात को समझ रहे होंगे। तो बस तो जब 26 को मैंने x में माइनस कर लिया, मतलब आपका जो x छात्र है उनके पास कोई भी जानवर नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसी ने सबके पास कुछ ना कुछ जानवर है। तो बस देख लीजिए 14 छात्र था, 14 छात्र के पास बिल्ली है, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, 5 छात्र के पास तोते हैं, ये आपका हो गया। अब आपका क्या बोला, यदि 4 छात्र के पास बिल्ली और कुत्ते दोनों, अब दोनों जोड़ा जोड़ा में आ रहा है, तो यहाँ पास आपका कितना है 4 यहाँ हो गया, 1 छात्र के पास कुत्ता तोता हो गया तो अलग से 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 के पास तोता और बिल्ली दोनों, अब दोनों टाइप का जानवर है तो यहाँ आपका 2 हो गया, ठीक है। यानी आपका 4 1 5, अब 5 और 2 ये आपका कितना हो जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका, यहाँ माफ कीजिएगा ये आपका 3 है, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 है, तो कितना हो गया टोटल आपका 4 3 7 और 1 8, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास दो तरह का जानवर है। तो अब बात को समझिएगा, यहाँ पास एक एक किसी वाले का जानवर बताया जा रहा था, मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनके पास 2 तरीका का जानवर होगा। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको माइनस करना है, ठीक है, सिंपल सा। और कितना माइनस करना है, तो 8 माइनस करना है। तो बस इसको माइनस कर लीजिए। अब इतने ही तो आपके पास जानवर होंगे ना जिनको माइनस करेंगे, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 14 10 24 और 24 और 5 29, ठीक है, 29 हो गया। और 29 में से 8 चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 21 हो जाएगा। तो ये आपका 26 यहाँ आ गया, माइनस एक्स आ गया, इक्वल टू आ गया। अभी माइनस एक्स को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, 21 को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो क्या होगा 26 में से 21 चल जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा, यानी आपका x इक्वल टू 5 आ गया। और मैंने x को क्या माना था कि जो ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके पास
मतलब जिनके पास कोई भी जानवर नहीं, मतलब 5 लोग के पास ऐसा कोई भी जानवर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पर देखिए एक और लाइन बोला गया था, यहाँ पर देखिए तथा ऐसे कोई भी नहीं है जिनके पास ये तीनों है। तो मैंने पहले सभी का जानवर को लिख लिया था, फिर उसमें से माइनस कौन सा किया था, तो मैंने माइनस किया था उसमें से जिनके पास दो दो वाला जानवर थे, मतलब दो दो जानवर थे। अगर बोलता अगर किसी के पास तीन, मतलब कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनके पास सभी तरीके का जानवर है, तो मैं उसको भी माइनस करता, मगर यहाँ पास कोई नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पास कुछ भी मेंशन नहीं किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बात समझ गए होंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा x=5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आपसे औसत चाल पूछा गया है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी आपका एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी टीडी, टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है, टोटल समय। ठीक है, यानी टोटल टाइम, यही होता है। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस है कितना, तो देखिए पहले वो 8 किलोमीटर चल रहा है, फिर आपका 4 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी कितना हो गया मेरा 8×4=12 हो गया। ये तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, तो देखिए 8 किलोमीटर कितना, मतलब 8 किलोमीटर किस गति से चल रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो तब उसको समय कितना लगा, जब 8 किलोमीटर चला था तो तब उसको समय कितना लगा होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 8 है। ठीक है, मैं अभी इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा, मैं इसको अलग रखा हूँ, मैं इसको पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो 8 किलोमीटर चल रहा था, समय कितना लगा के, तो 15 लगा के चल रहा था। अब यहाँ वाला में देखेंगे कितना समय लग रहा है इसको, तो 4 किलोमीटर आपका 20 का स्पीड से चल रहा था। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 1/5। तो यही ना मेरा दोनों समय है, ये तो मेरा दोनों समय है। तो बस इस दोनों समय को आप बना लीजिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरा 8/15 प्लस कितना हो जाएगा 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये मेरा 15 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस आपका 3 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ गया 11/15। तो यहाँ देख लीजिए अब मेरा टोटल टाइम था, तो यहाँ पर क्या होगा 11/15, 15 ऊपर ऊपर आपका आ जाएगा। तो बस 15 को 12 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 180, यानी 180/11। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा 180/11। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये देख लीजिए आपका 11 बार में एक बार में कट जा रहा है, ये आपका 8 और 0 हो जा रहा है, फिर आपका 77 बार में कट जा रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये आपका 77, यहाँ देखिए ये आपका, ये माफ़ कीजिएगा, ये आपका 11 हो रहा है, तो ये आपका 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 7 हो जाएगा, तो ये आपका 6 बार में कटेगा। ठीक है, 66 हो जा रहा है, तो ये आपका 6 बार में, फिर 4 0, ये आपका 3 बार में हो जाएगा, तो ये आपका 16.3। तो डायरेक्ट दिख जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पास आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है एक फॉर्मूला, 1+10, देखिए 1+10² थीटा क्या होता है, तो आपका सेक² थीटा होता है। क्लियर है, तो आप लोग पता होगा। तो यहाँ पास मैं टेन² थीटा को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा तो क्या हो जाएगा आप सबका, तो 1 = सेक² थीटा माइनस ये आपका टेन² थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अब आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला a - b। अब a + b होता है ना, तो बस इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए सेक² थीटा माइनस टेन² थीटा क्या हो जाएगा तब मेरा उसी तरीके से, तो सेक² थीटा प्लस टेन² थीटा, और फिर प्रोडक्ट में होगा यानी इनटू में होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ये होता है, और यहाँ पर =1 के बराबर होगा। तो देखिए मेरा को क्या दे दिया गया था, सेक² थीटा माइनस टेन² थीटा दे ही दिया गया था, यानी मेरे इसका वैल्यू मेरे पास है, और आपसे पूछा गया था इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू मेरे को क्या दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है। बात को समझिएगा, 1/3 दिया है। तो देखिए ये 3 मेरा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये आपका इधर चला जाएगा ना, ये आपका नीचे में है, तो 3 जब आपका यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो आपको यही तो निकालने बोला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमश 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दो कोई नंबर का एचसीएफ एलसीएम दे दिया है 9 और 360, आपको x का ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पता होगा एचसीएफ एलसीएम के बारे कि कभी भी कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी दो नंबर का गुना क्या होता है। तो दो नंबर का गुना आपका वही उसका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है गुना का। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कितना है, तो 9 और 360 है, तो दोनों को गुना कर लीजिए, वो उसके बराबर ही होता है उसका नंबर। तो यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 पर 40 यानी 40x²। यहाँ पर आपका 9 गुना 360। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का पाड़ा में ये आपका 9 कट गया, तो कितना आ गया 9 9 81, यानी x² इक्वल टू क्या आ गया आपका 81। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 9। तो मेरे से पूछा क्या गया था, x का मान बताए, तो x का मान आपका 9 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% का वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आप क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा से बोला गया कि 8,750 का साधारण ब्याज आपका कितना हो रहा है, तो वही मूलधन का 6/25 हो जा रहा है, और आपका 8% का वार्षिक ब्याज दर लग रहा है। तो आपसे पूछा कितने वर्ष में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि साधारण ब्याज कितना हो रहा है। तो बोला है मूलधन का 6/25, तो मूलधन मेरा कितना है, तो 8,750 का आपका क्या बोला 6/25, यानी 6/25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले यहाँ से। तो 25 तिया कितना हो जा रहा है, 25 तिया 75 या 12। ठीक है, यहाँ पास आपका हो गया, और ये आपका हो गया 12, 0 लग गया। अब यहाँ पर जब इसको गुना कर लीजिए तो ये कितना हो गया आपका 6 5 30, 6 3 18 3 21, यानी आपका ये आ गया 2100, यानी आपका 2100 ब्याज बोला, यानी आपका 8,750 का 8% का ब्याज दर से आपका 2100 रुपया हो जा रहा। तो आपसे पूछा है कि कितने वर्ष में हो रहा अभी ये। तो देख लीजिए सिंपल सा आपको पता है, आपके पास देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट आपको आ ही गया, यानी आपको साधारण ब्याज आपको पता है, और आपको रेट भी पता है, और आपको प्रिंसिपल भी पता है, मतलब आपको मूलधन भी पता है, और आपसे सिर्फ समय पूछा है। तो आपको पता है क्या होता है, P/R/T/100 होता है, यही होता है ना, ये आपका साधारण ब्याज। तो बस यहाँ पास इसको सभी को हम लोग डाल लेते एक दूसरे की जगह में। तो जब डालेंगे तो डायरेक्ट मैं डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, ये ब्याज दर कितना था, मतलब आपका ब्याज कितना आया था टोटल, तो 2100 गुना 100। ठीक है, और यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा, तो 8,750 गुना ब्याज दर 8 था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या देगा, समय देगा। तो यहाँ 25 का पाड़ा में 4 बार में, 25 का पाड़ा में फिर से 25 दिया 75, 5 और 0, और यहाँ पर आपका 0 0 कैंसिल हो गया। अब 35 का पाड़ा में इसको 4 से 2 बार पहले काट लीजिए। अब 35 का पाड़ा में इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, ये देखिए 1 सेकंड कुछ गलत हो रहा क्या, 35 तो 70 या 6 बार में आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा, और 2 का पाड़ा में काट देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसका यानी आंसर क्या आएगा 3 वर्ष, यानी मेरा 3 वर्ष में ये आपका 8,750 का ये आपका 2100 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला आपका, यदि A/B का दे दिया है 2/5, मतलब 2:5, अब BC का दे दिया है, तो आपसे पूछा A और C का कितना होगा। तो सिंपल सा 3 नंबर है, तो ABC लिख लीजिए। AB का कितना है, तो 2/5 है। अब BC का अनुपात कितना है खुद में, तो 3 और 4 में है। तो यहाँ पर मैं B और C का अनुपात लिख ले रहा हूँ। अब आपका AC का पूछा है, तो बस यहाँ पर 5 से गुना कर लीजिए, और यहाँ आपका 3 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ क्या आ गया, 5 चौके 20, 5 तिये 15 और 3 2 6। तो यानी ये तीनों के बीच में अनुपात कितना होगा, तो 6 15 20 का। मगर आपसे पूछा है A और C का, तो A और C कहाँ है मेरा, ये है, यानी 6:20 होगा। तो इसको और काट लीजिए, 2 का पाड़ा में 3, और ये आपका 2 मतलब 2 का पाड़ा में 10, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3:10। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला, रिक्त स्थान भरे sin A इक्वल टू डैश इंटू cos A। ठीक है, तो क्या बोला आपका sin A किसके बराबर होगा, मतलब पूछ रहा है sin A किसके बराबर होगा, तो डैश इंटू cos A। तो सबसे पहले तो चलिए अब समझिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको सब अच्छे तरीके से पते होने चाहिए। तो sin A इक्वल टू डैश इंटू cos A। तो सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पास मेरे को इस सबको लेना देना नहीं, आप बात सबको समझिएगा। यहाँ पास आपको मैं बोलूँगा tan, यानी आपका tan A किसके बराबर होगा, तो आपको पता होगा tan A किसके बराबर होता है, यानी आपका sin A बटा cos A, यही होता है ना,
यही होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, जब साइन टेन ए किसके बराबर होगा, साइन ए बटा कॉस ए, तो ये कॉस ए आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा क्या आ गया फिर, तो साइन साइन ए किसके बराबर आ गया, तो टेन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यही आ गया मेरा सॉल्व किए तो अभी हम लोग। तो बताइए मेरा साइन ए, आपसे पूछा क्या है, साइन ए बराबर किसका होगा, तो डैश इंटू कॉस ए, और यहाँ पास हम लोग क्या निकाले, साइन ए किसके बराबर है, टेन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए तो मेरा है, तो यहाँ पास मेरा यानी क्या होगा, तो टेन ए होगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, वह कौन सी 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है जो 5, 25, 30 को पूरी तरह विभाजित होती हो। ठीक है, तो आपसे कोई 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या बोल रहा है जो ये तीनों को अच्छे से विभाजित कर दे। ठीक है, मतलब ये तीनों को, मतलब ये तीनों नंबर उस नंबर को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे अच्छा पहले तो 15, 25 का 30 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 बाय 3 बार में, ये 5 बार में, ये आपका 6 बार में। ठीक है, फिर 3 का पारा में 1, ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका 2। ठीक है, तो ये आपका 5 2 10, 10 3 30, और 30 गुना 5 तो 150। तो अब देखिए 150 तो मेरा एलसीएम आ गया, यानी आपका ये लघुत्तम आ गया। आपसे पूछा है 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो 3 अंक का बड़ा संख्या, तो मेरा तो आंसर तो यहाँ है नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया अब आंसर होगा क्या। तो सिंपल सा आप देखेंगे ना, तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या बोला है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 150 गुना n, ये n अब क्या है, तो n का संख्या पे आप जो भी बैठाते चलिए वही आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। मगर ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा संख्या 3 अंक का बोला है, मतलब 3 अंकों का बोला है। तो देखिए n का जगह में आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, सब आपका वही होगा। मगर 3 अंक में सबसे बड़ा कौन होगा, तो जब n का वैल्यू आप 6 डालेंगे तो क्या होगा, जब 6 डालेंगे तो क्या होगा, तो 150 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, मेरा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे 7 का डालेंगे n का जगह में, तो 15 सत्ते कितना होता है, तो 1050 होता है। तो ये भी होता, मगर आपको क्या बोला, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या, यहाँ तो 4 अंक का आ गया ना, यानी आपका n का जगह में क्या होगा, 6 होगा, और आपका 6 में सबसे बड़ा संख्या कौन है 3 अंक में, तो 900 है। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, तो 900 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीका से होता है, यानी आपका आंसर बनेगा 900। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या बोला है, यदि आपको देखिए क्या बोला, यदि अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25 का तथा y इक्वल टू 2x है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए, x का मान बोला है, तो यहाँ पास क्या है आपका अंडर रूट का अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और आपको y किसके बराबर बोला है, 2x के बराबर बोला है। ठीक है ना, y क्या है, 2x के बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, y आपका 2x के बराबर है, तो मैं इस जगह पे अब y का जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x होता है, तो यानी आपका y का स्क्वायर होगा, यानी y 2x है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं अंदर में डायरेक्ट 4x स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये किसके बराबर है, ये आपका 25 के बराबर है। क्लियर है, क्योंकि मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो मेरे को पूरा में x में लिखाना होगा। तो यहाँ 25 हो गया। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए अंडर रूट में, तो यहाँ पर x स्क्वायर अब प्लस 4x स्क्वायर, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 5x स्क्वायर, और ये आपका 25। तो अब एक काम कीजिए, दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ये जब दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा रूट का बाहर निकल जाएगा, और ये मेरा 25 गुना 25 हो जाएगा। क्लियर है, और ये मैं डायरेक्ट इसको हटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, दोनों जगह मैंने स्क्वायर कर दिया। तो बस यहाँ से 5 को काट दीजिए 5 बार में, तो मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर मेरा वैल्यू क्या आ गया, 5 गुना 25 यानी 125। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 125 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा था, x का मान पूछा गया था, तो बस x का मान करेंगे तो क्या हो गया, अंडर रूट 125 हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना देके हो सकता तो आपसे ऑप्शन में ये भी दे दे, क्योंकि यही चीज़ वो है। अगर आप रूट से 125 को अंदर में निकालेंगे तो क्या आएगा, 5√5 होगा। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन को देख के बनाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, जैक एक पोशाक का 1440 रुपये में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, अब कितने में बेच रहा है विक्रय मूल्य, तो 1440 में। तो बस क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो गुना 100। ठीक है,
और आपका कितना फायदा हो रहा है, तो फायदा आपका 20 हो रहा है। अगर आपसे घाटा होता तो आपको क्या करना होता, तो 100 माइनस घाटा, और अगर फायदा हो रहा है तो 100 प्लस फायदा। तो यहाँ आपका फायदा हो रहा है तो 100 प्लस 20 यानी 120। 120 मैंने कर लिया, ठीक है। ये आपका क्राय मूल देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका 5 कट जाएगा, यहाँ से आपका 6 कट जाएगा, तो 6 का पाड़ा में काट दीजिए। 6 2 12, 2 कैरी 2 4, 6 चौके 24, यानी कितना हो गया आपका 24। तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए, 240 गुना 5 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1200। तो मेरा इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिजली का खंभा को पार करना है। तो बिजली का खंभा को तो सिंपल सा होता है, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो वही ट्रेन का होगा जो आपका लंबाई होगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 400 मीटर है। तो 400 मीटर। और टाइम आपको क्या है, तो आपसे वही पूछा है, टाइम बताना है। देख लीजिए, आपको टाइम पूछा है तो टाइम को मैं काम करता हूँ, यहाँ ले आता हूँ और स्पीड को नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 400 बटा स्पीड, अब स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर था। तो 80 किलोमीटर को क्या करना है, अब मीटर प्रति सेकंड में ले आइए, क्योंकि यहाँ पास मीटर में है तो इसका साइन मतलब का उसका कन्वर्सन में चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पास आपका 80 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाते हैं, तो 5/18 से इसको आपका गुना कर दीजिएगा, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। आज वही मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो किलोमीटर में ले जाने के लिए क्या करना होता है, तो गुना 18/5 से करना होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 80 गुना 5/18। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 80 गुना 5/18। तो 18 क्या हो जाएगा मेरा, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको 18 को ऊपर लिख ले रहा हूँ। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, 8 का पारा में 5 हो गया, अरे आपका 5 5 कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ये टाइम तो 18 आ गया, यानी आपका 18 सेकंड। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई बोला कोई छड़ है जो कि आपका 12 मीटर का, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है 25 भाग में काटा जाए तो उसका प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो भाई 12 मीटर है, 12 मीटर है तो ऑप्शन को ध्यान दीजिए, मीटर और सेंटीमीटर में। तो भाई ये काम कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 12 गुना कितना, तो 100 सेंटीमीटर में मैं इसको पहले बदल लिया, यानी सेंटीमीटर में जो भी मेरा भाग कटेगा वो सेंटीमीटर में हम लोग देख लेंगे। तो 25 का बोला कि 25 बराबर भाग में काटना है, तो 25 का बराबर भाग में काटेंगे तो क्या होगा, तो 25 यहाँ का 4 बार में, तो 12 चौके 48, यानी आपका 48 सेंटीमीटर वो आपका भाग होगा, उतना बड़ा बड़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपसे डीआई पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबका क्या बोला, डीआई में एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पास कोई मतलब आपका ये पाई चार्ट आपको शो कर रहा है कि आपका जो आपका स्कूल में है आपका छात्र लोग, वो आपका इस तरीका से स्कूल में आते हैं। जैसे कि आपको देखिए वॉक यानी आपका पैदल आपका 30% छात्र आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपका 30% नहीं है, आपका डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ पास आप समझिएगा ये 30 डिग्री में बना हुआ है। 30 डिग्री में आपका वॉक करके आते हैं पैदल, साइकिल में आपका 60 डिग्री है, बस में आपका 120 डिग्री है और कार में आपका 150 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा था, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, तो कार से पूछा गया था। और आपका टोटल कितने हैं लोग, आपका 1200 लोग हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिग्री दिया हुआ है, कार का पहले कितना डिग्री है आपको कार का ही बताना है। तो कार है आपका 150 डिग्री का कौन बना रहा है, कार वाला। तो समझिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आपका 1% किसके बराबर होता है, तो 18/5 के बराबर होता है। तो उसका उल्टा हो जाता है, जब एक आपको डिग्री बोले तब किसके बराबर हो जाएगा, तो 5/18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 डिग्री 5/18% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना डिग्री है, तो यहाँ पास आपका 150 डिग्री है, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 5/18% हो जाएगा तब आपका। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा आपका, तो 150 गुना 5/18, ठीक है। यानी मेरा ये इतना परसेंट हो गया। अब ये इतना परसेंट हो गया, ठीक है ना, आपको यही परसेंट है। और टोटल कितने छात्र थे, तो 1200 छात्र थे।
तो बस इतना परसेंट निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट आपको एक काम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको काट लेता हूँ पहले। तो यहाँ से आपका 9 2 18 हो जा रहा है, यहाँ पर आपका 75 हो जा रहा, यहाँ से आपका 3 का पारा में और काट लीजिए, यहाँ का 25 हो गया। तो मेरा कितना आ गया 125/3, ठीक है, यानी 125/3% निकाल लीजिए। तो 1200 का 125/3% निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास और माफ़ कीजिएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा। तो 0 0 2 कैंसिल हो गया, 3 का पारा में 4 हो गया। तो यानी क्या हो गया 125 गुना 4, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 125 गुना 4, तो 250 और 500, यानी मेरा 500 छात्र है जो कार द्वारा आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर बनता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक घड़ी MRP 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा सिंपल सा है कि कोई आपका घड़ी का MRP दे दिया गया है। क्या है आपका MRP, तो आपका 4750 MRP है, 12% का छूट दे दे रहा है। तो 12% का छूट दे दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, यानी 100% का कोई भी वस्तु का दाम अपने खुद में 100% होता है। जब वो 12% का छूट दे रहा है तो मतलब बेच कितना में रहा होगा, 88% में बेच रहा होगा। तो यानी आपका 88% इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का पारा में 2 कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास का 5 का पारा में 9 5 45 और 2 और 5 यानी 95 हो गया। 2 का पारा में कितना हो गया 84, यानी कितना हो गया आपका 95 गुना 44 को गुना कर लीजिए। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, यहाँ पे आपका यहाँ पास आपका 38। तो क्या आ गया आपका 0 8 8 3 11 और 1, यानी आपका कितने में घड़ी बेच रहा है, यानी आपका 4180 में बेच रहा है, ठीक है। अब वो पूछा कितना लाभ हुआ, जबकि वो घड़ी का दाम था 3850 में, तो कितना लाभ हो रहा है। तो देख लीजिए 4180 में, अब इसको मतलब 3850 को माइनस कर दीजिए, तो कितना है मेरा 4180। तो 4180 में वो बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद। और घड़ी का रियल आपका दाम कितना है, तो 4850। तो इसको माइनस कर लीजिए, वही तो लाभ हो रहा है। 8 से 5 जाएगा 3, 11 से 8 जाएगा 3, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 से 3 जाएगा 0। तो यानी आंसर क्या आ रहा है मेरा 330 रुपये, यानी 330 रुपये फिर भी उसको लाभ होता है। क्लियर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% का वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसे द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई जानवी है जो कि 1,25,000 रुपये 8% का ब्याज दर से वो पैसा उधार लेती है। तो आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद वो उसका अंत में कितना अदा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फिलहाल कुछ नहीं बोला गया है कि साधारण ब्याज में या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पर जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो आप सिंपल क्या कीजिएगा कि उसको साधारण ब्याज में ही निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दे देता चक्रवृद्धि ब्याज तो ही जाकर चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालते हैं, जब कुछ नहीं दिया जाता है तो आपको साधारण ब्याज पे निकालना होता है, ठीक है। तो 1,25,000 है। अब देखिए 1,25,000 रुपये ली है 8% का वार्षिक ब्याज दर से, और कितने साल के लिए ले रही है, तो 2 साल के लिए ले रही है। तो सबसे पहले समझिए 2 साल के लिए पहले उसको कितना पूरा ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज दर पूरा टोटल, तो 8 2 16%, मतलब आपका 16% पूरा ब्याज लगेगा। तो बस कितना का ब्याज लगेगा, जितना ली है उसका, तो 16% लगेगा। तो यानी आपका पूरा अदा करना है उसको। तो 16% कितना, मतलब आपका 100% तो पहले लौटाएगी जितना पैसा लिए, और साथ में ब्याज दर भी। तो यानी आपका 100 + 16 यानी 116% उसको पैसा लौटाएगी। तो बस इसको 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आप इसको गुना कर लीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई आयत है, उसका परिमाप आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब ये जो है परिमाप वो आपका 24 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, मतलब जो चौड़ाई है, मतलब जो चौड़ाई मान लीजिए ये ऊपर चौड़ाई है वो क्या है, x है। तो आपको क्या बोला, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, मतलब इसका क्या होगा लंबाई, तो 2x होगा, यही तो आपको बोला है, ठीक है। तो आपको पूछना है क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले तो आपके पास परिमाप है, यानी जो है आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो आपको तो पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है,
तो 2l+b होता है, यानी 2l+b यानी 2l+b। तो यहाँ l+b कितना हो जाएगा 2x+x, तो कितना हो जाएगा 3x, 3x इंटू 2 तो क्या आ गया 6x। तो 6x इसके बराबर होगा तो 24 के बराबर होगा क्योंकि इसका परिमाप हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 4 आ गया। तो मेरा जब 4x का वैल्यू आया तो मतलब क्या चौड़ाई कितना है 4 है और आपका लंबाई कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास लंबाई चौड़ाई है ही, तो आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरा क्या होगा 8 चौके 32। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए फिर से आपका डीआई से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ज्यादा आपसे डीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस डीआई को समझते हैं। क्या बोला गया आपका, एक कंपनी के कार के 3 मॉडल्स 1, 2, 3 उनकी बिक्री का आंकड़े आपको निम्न अनुसार है। ठीक है, तो आपको कोई 3 कंपनी मतलब आपका 3 मॉडल का कार का आपको आंकड़े बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर बिक्री का जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ष 1990 से 95 मॉडल एक कार आपका 19,000 बिका है। ठीक है, मॉडल 2 आपका 41,300 बिका है, मॉडल 3 6,412 मतलब आपका बिका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दर्शा रहा है आपको वर्ष में कि कौन मॉडल कितना कितना बिका है। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डीआई समझ आ गया होगा। तो यही आपका डीआई है। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया आपका। देखिए अब आपको क्वेश्चन बोला गया किस अवधि में कार का कुल बिक्री का 1 लाख से अधिक रही है। तो क्या बोला जा रहा है आपका, किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। तो आपको बताना है कौन सा अवधि में सबसे ज़्यादा कार का मतलब कौन सा अवधि में कार का कुल बिक्री 1 लाख से अधिक है। तो यानी आपका अवधि देख लीजिए 1990 से 95 में, पहले देख लीजिए कितना आपका कार का बिक्री हुआ। तो ये तीनों को जोड़ लीजिए, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। ठीक है, ये तीनों को जोड़ लीजिए, यहाँ से आपका ये को जोड़ लीजिए, यहाँ से ये जोड़ लीजिए, यहाँ से ये जोड़ लीजिए, यहाँ से ये जोड़ लीजिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे 1 लाख की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए 2011 से 15 में आप देखेंगे 91,600, 16,400, ये आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका डायरेक्ट पार हो जा रहा है 1 लाख। ठीक है, यानी आपका 1 लाख आपको तो यही पार कर दे रहा है आसानी से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पास आपको 1 लाख तो यही पार कर जा रहा। अब ऑप्शन नंबर को पता चल गया यहीं को 2011 से 15 वाला अवधि में आपका 1 लाख से ज़्यादा आपका अधिक मतलब आपका कार मतलब बिक्री हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट देख के बना सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन देख के आप खुद से बता लीजिएगा ये आपका होगा या ये होगा या फिर ये होगा। 4 ऑप्शन है, 4 में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा फिलहाल ये वाला 2011 से 15 में 1 लाख का कार से ज़्यादा बिक्री है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी मेरा फिर से डीआई से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना क्वेश्चन मेरा डीआई से पूछा गया। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आप पीडीएफ को जाके खुद देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स साथ में बोलना चाहता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब डीआई क्या बोला गया समझते हैं। निम्नलिखित चार्ट को पढ़े और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। यहाँ पर डीआई को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या बोला है। तो देखिए दिवस आपको बता दिया जा रहा है, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार है। और क्या बोला ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु। तो ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु आपको दर्शा रहा है। जैसे रविवार में 142 जन का मृत्यु हुआ है, सोमवार को 173 जन का मृत्यु हुआ है, मंगलवार को 165 का। तो इसी तरीके से आपको हर दिन का बताया जा रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डीआई सब समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया आपका, ये आपका क्वेश्चन क्या बोला, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह में किस दिन सर्वाधिक हुआ है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बात को समझिए। क्या बोला, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह कि किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ है। यानी आपको बताना है सबसे ज़्यादा मृत्यु आपका कौन सा दिन में हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आप देखेंगे डायरेक्ट तो सबसे ज़्यादा मृत्यु कौन सा दिन में हुआ है, तो शुक्रवार में हुआ है। तो यानी आपका आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, क्योंकि शुक्रवार को देखिए ना 220 जन का मृत्यु हुआ है जो कि सबसे अधिक है। तो मेरा इसका आंसर सिंपल से बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका उसी डीआई सेम डीआई से पूछा गया है। तो यहाँ पर सब आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या देखिए, जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच का अंतर कितना है। यानी आपका अंतर पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा पहले मृत्यु बोला है कि जिस दिन हुआ है, और सबसे ज़्यादा कम मृत्यु जिस दिन हुआ है, वो दोनों का सबसे अंतर बताइए। तो सबसे ज़्यादा आपका किस दिन आपका मृत्यु हुआ, मतलब कितना मृत्यु हुआ सबसे सर्वाधिक। तो सबसे सर्वाधिक तो आपका 220 मृत्यु हुआ है। तो सबसे सर्वाधिक 220 है। और सबसे न्यूनतम मृत्यु कब हुआ है और कितना हुआ है, तो देखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा क्या, बुधवार को देखिए 124 मृत्यु हुआ, जो कि सबसे कम है आपका इस दिन में। तो यानी आपका इसी का तो अंतर पूछा है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से 4 जाएगा 6, 11 से 2 जाएगा 9, 1 से 1
खत्म। तो यानी का आंसर क्या आ जाएगा 96, यानी 96 का अंतर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या बोला है, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है। तो आपका पूरा औसत पूछ रह गया है, पूरा सप्ताह का क्या है। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग मुझे खुद बना के कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका जो डाटा है ये यही डाटा है। तो आप लोग इस डाटा को यूज़ कीजिए और इसको बताइए कि कितना आपका औसत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आप लोगों को आगे भी सारा क्वेश्चन शिफ्ट का कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सेट वाइज सारा चैप्टर का मॉक भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।